जैसे जैसे वीडियो आ रहे हैं आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। विषम परिस्थितियां हैं और इन विषम परिस्थितियों में हम अपने घर रह करके तैयारियां कर रहे हैं। मैं भी एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पाया, किसी कारण से। आज फिर अपन आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी बेटे निषेचन की। हमने कहा था कि आवर्त बीजी पादपों में दोहरा निषेचन होता है, वो सारी चर्चा कर चुके थे। एक विद्यार्थी ने मेरे को क्वेश्चन पूछा है कि सर द्विनिषेचन में 5 केंद्रक तथा 3 गैमेट्स क्या होते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। उस बच्चे को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि द्विनिषेचन में 5 केंद्रक तथा 3 गैमेट्स या 3 युग्मक क्या होते हैं। देखिए बच्चे, सभी विद्यार्थी ने देखे और जिसने ये क्वेश्चन पूछा है वो भी स्पेशल इसको देखें। मैंने आपको बीजांड की संरचना बताई, फिर से अपन दोबारा से इस प्रश्न सोल्व के लिए बीजांड की संरचना के गुण कोश की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े हमने बीजांड में बताया था कि बीजांड द्वार की ओर कितनी 3 कोशिकाएं पाई जाती। बीजांड द्वार की ओर कितनी 3 कोशिका। 3 कोशिका कहाँ पाई जाती है बड़े? निभाग की ओर 3 कोशिका। ठीक है, ये चर्चा अपन पे। और बीच में क्या पाया जाता है? द्वितीयक केंद्रक पाया जाता है। अब द्विनिषेचन में 5 केंद्रक और 3 युग्मक का क्या अर्थ होता है कि जब द्विनिषेचन होता है, क्या होता है बेटे? जब द्विनिषेचन होता है तो उसमें 5 तो केंद्रक और 3 युग्मक भाग लेते हैं। द्विनिषेचन में कितने? 5 केंद्रक और 3 युग्मक भाग लेते हैं। क्वेश्चन तो सोल्व हो गया कि द्विनिषेचन में 5 केंद्रक और 3 युग्मक क्या होते हैं कि जब द्विनिषेचन होता है उसमें 5 तो केंद्रक और 3 युग्मक भाग लेते हैं। वो मैं अब समझा रहा हूँ। देखिए 5 केंद्रक तो कौन कौन से हो गए? 3 कौन कौन से हो गए यहाँ पर देखिए। ये आगे पराग अपन चर्चा कर चुके हैं। पराग नलिका का निर्माण, पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका का प्रवेश, ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ। इस पराग नलिका में कितने बेटे? 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2 नर युग्मक। तो यहाँ से कितने युग्मक? 2 नर युग्मक तो ये, और एक ये कौन सी? अंडकोशिका। एक कौन सी बेटे? अंडकोशिका। तो ये अंडयुग्मक हो गया। तो 2 और 1 ये अंडयुग्मक जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 3। इस प्रकार द्विनिषेचन में कितने गैमेट हुए? 3 गैमेट। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हुई कि द्विनिषेचन में कितने युग्मक बने? 3 युग्मक काम में आए। 2 तो द्वितीयक केंद्रक, ये जो द्वितीयक नर युग्मक है, जो द्वितीयक नर युग्मक है, ये नर युग्मक 2 तो ये हो गए और 1 अंड कोशिका, ये मादा युग्मक हो गया। इसको अपन क्या माने? अरे मादा युग्मक हो गया। तो 1 युग्मक ये और 2 युग्मक ये जुड़ करके कितने हो गए? 3 हो गए। इस प्रकार 3 तो युग्मक इसमें क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। उससे पहले क्या? 5 केंद्रक। तो 5 केंद्रक कौन कौन से हो गए? देखो 3 तो इन युग्मकों के केंद्र। 5 केंद्र कौन से होंगे? 3 तो इन युग्मकों के केंद्र। युग्मक में केंद्र तो होता है। और 2 केंद्र कौन सा हुआ? ये द्वितीय केंद्र। कौन सा हुआ? द्वितीय केंद्र। तो 2 केंद्र तो यहाँ से आए, ठीक, और 3 केंद्र ये युग्मक हो गए। तो ये कितने? 5। इसलिए द्विनिषेचन में कितने केंद्र यूज में हो रहे हैं? 5 तो केंद्रकों का उपयोग हो रहा है और 3 युग्मकों का संलयन होता है। एक
द्वितीय केंद्र के साथ नर युग्मक जुड़ता है उससे तो बनेगा भ्रूण पोष जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और जो इसके साथ जुड़ेगा अंडकोशिका के साथ वो बनाएगा भ्रूण, जिसकी बाद में चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होता है कि द्विनिषेचन में 5 केंद्रक और 3 युग्मक का क्या है। तो द्विनिषेचन की जब प्रक्रिया होती है आवर्तबीजी पादपों में, तो उस प्रक्रिया के अंदर 3 तो युग्मकों का संलयन होता है, एक नर युग्मक, 2 जो द्वितीय केंद्र का वो भी एक प्रकार से युग्मक हुआ, तो एक तो उसके साथ संलयन हो गया, और एक नर युग्मक अंडकोशिका के साथ। तो इस प्रकार 3 तो युग्मकों का संलयन हो रहा है, और 5 इसमें क्या कर रहे हैं, केंद्रक भाग ले रहे हैं। ठीक है बेटे, तो एक बार इसको दोबारा से देखना, आपको क्लियर हो जाता है। अब आज अपन पढ़ेंगे बेटे भ्रूण पोष का निर्माण, भ्रूण पोष के बारे में पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है भ्रूण पोष। एंडोस्पर्म, आज का अपना टॉपिक है एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूण पोष। इससे पहले कोष की अपन चर्चा कर चुके थे, इसलिए ढंग से थोड़ा सा पढ़ना। भ्रूण कोष पढ़ रहे हैं। अब भ्रूण कोष क्या होता है, कैसे क्या कार्य करता है, अभी देखिए बेटा, अभी अपन ने कहा कि भ्रूण कोष, पहले तो भ्रूण कोष का निर्माण किसमें होता है, भ्रूण कोष का निर्माण बीज में होता है। भ्रूण कोष का निर्माण कहाँ होता है, बीज में होता है। कि हमने कहा कि बीज में पाए जाने वाले, बीज में क्या पाया जाता है, पोषक पदार्थ पाया जाता है, या पोषक भाग को अपन क्या कहते हैं, भ्रूण पोष, जो बीज में पाया जाने वाला पोषक। और वो भ्रूण को क्या करता है, परिवर्तनशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो भ्रूण कोष का निर्माण किसमें होता है, बीज में। और बीज का निर्माण किसमें होता है, बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। बीज का निर्माण किससे होता है, बीजांड से। तो बीजांड से क्या बना, बीज बना, और बीज में ही क्या बन गया, भ्रूण कोष। क्योंकि अपने पढ़ चुके थे कि भ्रूण कोष कहाँ पाया जाता है, बीजांड में पाया जाता है। तो ये भ्रूण कोष का निर्माण कहाँ होता है, बीज में होता है। अब यहाँ पर सुनिए, अपन ने द्विनिषेचन पढ़ा। उस द्विनिषेचन में हमने कहा कि ये द्वितीय केंद्रक है। कैसे बनता है ये द्वितीय केंद्रक, ये द्वितीय केंद्रक। इस द्वितीय केंद्रक से कौन जुड़ गया, नर। कौन जुड़ गया, नर। इसके साथ जुड़ गया बेटे, द्वितीय केंद्र के साथ कौन जुड़ गया, नर। और ये क्या बन गया, भ्रूण प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र। क्या बन गया बेटे, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र। ये प्राथमिक भ्रूण कोष, जो प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र के है, ये आगे चल करके परिवर्तनशील हो जाता है, और किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण कोष का निर्माण होता है। इस प्रकार भ्रूण कोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। और भ्रूण कोष का निर्माण किसमें हुआ बेटे, बीज में। इसके द्वारा जो द्वितीय निषेचन की क्रिया हो रही थी या द्विनिषेचन हो रहा था, उस द्विनिषेचन में जो द्वितीय केंद्रक था, उस द्वितीय केंद्रक के साथ एक नर युग्मक जुड़ता है, और दोनों के जुड़ने से क्या बन जाता है, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्रक बन जाता है, जो आगे चल करके परिवर्तन से किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोष का निर्माण करता है। भ्रूण कोष हमेशा त्रिगुणित होता है। ये बहुत मोस्ट है, कंपटीशन पूछा जाता है, त्रिगुणित है। त्रिगुणित कौन है, भ्रूण कोष। कई बार पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्रों की संख्या से पूछ लिया जाता है कि एक अगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 7 है। क्या पूछ लिया जाए कि एक अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 7 है, तो बताइए भ्रूण कोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो जो संख्या दी है उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और वो उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाता है। 3 ट्रिपल हो जाएगा भ्रूण कोष में, क्योंकि भ्रूण कोष यहाँ पर क्या बेटे
त्रिगुणित है। और आवर्त बीजपात्मों का ये एक सर्वाधिक या लाक्षणिक लक्षण है या मुख्य लक्षण। ठीक है, अब भ्रूण पोष तो अपने पढ़ लिया कि भ्रूण पोष क्या है, भ्रूण पोष का निर्माण। और भ्रूण पोष का निर्माण भ्रूण से पहले होता है, क्योंकि भ्रूण को क्या देगा, ये पोषण देगा। तो भ्रूण का निर्माण से पहले किसका निर्माण होगा, भ्रूण पोष का निर्माण होगा। ये भ्रूण पोष में जो भोजन का संचय रहता है वो किसके रूप में रहता है, स्टार्च के। किसके रूप में रहता है, भ्रूण कोश में भोजन का जो संचय होता है वो किसके रूप में होता है, स्टार्च। और ये यहाँ से ये भ्रूण कहाँ चला जाता है, ये परिवर्तनशील भ्रूण इसका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि भ्रूण कोश क्या है। अब अपन पढ़ रहे हैं कि परिवर्तन के आधार पर भ्रूण कोश 3 प्रकार का होता है। परिवर्तन के आधार पर भ्रूण को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। परिवर्तन अब अपन पढ़ रहे हैं, ये आ गया भ्रूण कोश, ये हो गया भ्रूण कोश। अब हमने कहा कि भ्रूण कोश को इसके परिवर्तन के आधार पर कितने भागों में बांटा बेटे, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग, पहला होता है केंद्रकीय भ्रूण कोश, केंद्रकीय भ्रूण कोश। दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूण कोश। देखिए बेटे, मैं भ्रूण कोश के बारे में बता चुका हूँ कि भ्रूण कोश कैसे बना, त्रिगुणित होता है, किस प्रकार इसका निर्माण होता है, बीज इसका निर्माण। अब बढ़ रहे भ्रूण कोश के प्रकार, किस परिवर्तन क्या था, तो इसके आधार पर परिवर्तन के आधार पर भ्रूण कोश कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला कौन सा, केंद्रकीय भ्रूण कोश। दूसरा कौन सा, कोशिकीय भ्रूण कोश। और तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूण कोश। तीसरा होता है हेलोबियल भ्रूण कोश। एक बार समझते हैं बेटे इनको थोड़ा सा, फिर बाद में इस पर डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहला केंद्रकीय भ्रूण कोश, दूसरा है कोशिकीय भ्रूण कोश, तीसरा है हेलोबियल भ्रूण कोश। पहले तो नाम याद हो जाने चाहिए कि भ्रूण कोश कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, केंद्रकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश, हेलोबियल भ्रूण कोश। ठीक है, अब अपन चलते हैं, इसको अपन मुक्त भ्रूण कोश भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुक्त भ्रूण कोश भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूण कोश में इस प्रकार के भ्रूण कोश के परिवर्तन के समय, क्या कहा बेटे मैंने, इस प्रकार के भ्रूण कोश के परिवर्तन के समय जो प्राथमिक, अभी अपने कहा था कौन सा, प्राथमिक भ्रूण कोश का केंद्र बार बार क्या होता है, विभाजित होता जाता है। फिर सुनना क्या कहा मैंने, इस प्रकार के भ्रूण कोश के परिवर्तन के समय जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र था वो क्या होता है, बार बार विभाजित होता है। और बार बार विभाजित होने से, जैसे अपने देखें यहाँ पर, ये मान लो भ्रूण कोश है, इस भ्रूण कोश का ये केंद्रक है, ये केंद्र क्या हो रहा है, बार बार विभाजित, प्राथमिक केंद्र बार बार विभाजित हो रहा है। और बार बार विभाजित हो करके केंद्र क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होकर के ये परिधि की ओर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं, परिधि की ओर चले जाते हैं। बार बार किसका विभाजन हो रहा है, केंद्र का विभाजन हो रहा है। केंद्र के विभाजन होने के पश्चात जो मुक्त केंद्रक थे, जो केंद्रक बने अनेक, वो केंद्र क्या हो गए, परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं। और परिधि की ओर विन्यासित होने के बाद में इसके अंदर एक बड़ी गुहा बन जाती है। अब यहाँ देखोगे, ये देखिए पहले, ये केंद्रकीय भ्रूण कोश का चित्र है। इसमें अपन समझा रहे हैं कि ये तो भ्रूण है, ये क्या है, भ्रूण कोश है। अब इस भ्रूण कोश का जो प्राथमिक केंद्र था उसका क्या हुआ, बार बार विभाजन हुआ। इसके बार बार विभाजन होने से क्या हुआ, जो स्वतंत्र केंद्र थे, मुक्त केंद्र थे, वो इधर की ओर आ गए, इधर
परिधि की ओर आकर के विन्यासित हो जाते हैं, और परिधि की ओर आकर के विन्यासित होते हैं तो इसके अंदर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है, खाली जगह बन जाती है, बड़ी क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। इसके पश्चात इसके कोशिका भित्ति का विभाजन होता है, या कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और फिर बाद में वो कोशिकीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर सुनिए बेटे, क्या कह रहा हूँ, केंद्रकीय प्रकार का भ्रूणपोष, मुक्त भ्रूणपोष भी कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय प्राथमिक भ्रूणपोष के केंद्र का बार बार क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजित होने से जो अनेक केंद्रक बन जाते हैं वो परिधि की ओर क्या हो जाते हैं, विन्यासित हो जाते हैं, और इनके बीच में एक क्या बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। उसके पश्चात जब केंद्रक विभाजन हो जाता है, उसके पश्चात किसका, इनमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और फिर इसके एक कोशिका के रूप में ये विन्यासित हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। और इस प्रकार का भ्रूणपोष यानी 56% आवृत्ति पात्र में पाया जाता है। इस प्रकार का भ्रूणपोष में लगभग 56% आवर्ती बीजी पादपों में पाया जाता है। इसका उदाहरण है पॉलीपेटली। कौन से पादपों में, पॉलीपेटेली कुल के पादपों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। ये तक अब पिछली बार जो नीट में क्वेश्चन आया था, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बेटे, बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से। कई बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, कंपटीशन नीट की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, तब ये चारों ओर होता है, तो इसके बीच में क्या हो जाता है, पानी। तो जो नारियल का पानी है, जो नारियल का पानी है वो केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। ये बहुत ही मोस्ट लाइन है बेटे, जो नारियल का पानी है वो किसका उदाहरण है, केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। और यही क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था कि नारियल का पानी किस प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो नारियल का पानी, जो दूध वाला कच्चा नारियल होता है उसके अंदर जो पानी होता है वो किस प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है, वो केंद्रीय भ्रूणपोष या मुक्त भ्रूणपोष का उदाहरण है। क्योंकि इसके अंदर जो गुहा बन जाती है, रिक्त खाली जगह बन जाती है, उसमें क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। वो किसका उदाहरण है, नारियल के पानी का है। जो नारियल का पानी है वो किस प्रकार के भ्रूणपोष का उदाहरण है, इसलिए बड़े इसको बहुत मस्त है, याद रखेंगे कि नारियल का पानी केंद्रीय या मुक्त कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। और ये अपन ने कहा कि केंद्र का विभाजन हुआ, विभाजन होने से केंद्र अनेक केंद्र बने, वो मुक्त केंद्र परिधि की ओर विन्यासित हो गए, और परिधि की इसके बीच में एक रिक्तिका बन गई, उसमें पानी भर गया। वो किसके केंद्र, नारियल के पानी का, जो केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। और ये किसमें पाया जाता है, पॉलीपेटली प्रकार के पादपों में पाया जाता है। ठीक है, अब अपन चल रहे हैं सेकंड आर्टिकल में, कोशिकीय भ्रूणपोष। कौन सा, कोशिकीय भ्रूणपोष। देखिए कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है, समझो बेटे। यहाँ कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या हुआ, इसमें केंद्रीय भ्रूणपोष में कोशिकीय भ्रूणपोष में बस थोड़ा सा अंतर है। यहाँ केंद्र का विभाजन हो रहा है, बार बार केंद्र विभाजित होकर के परिधि की ओर चला गया, और कोशिका भित्ति का निर्माण बाद में हो रहा है। यहाँ कोशिका जो भित्ति बन रही है, सेल वॉल बन रही है, वो क्या होती है, बाद में होती है। लेकिन कोशिकीय प्रकार के भ्रूणपोष में क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय, समझना बेटे क्या, इस प्रकार के भ्रूणपोष के परिवर्धन के समय, जैसे हम उदाहरण लेते हैं, ये देखते हैं चित्र। इस प्रकार के क्या होता है कि केंद्र के विभाजन के साथ साथ, जैसे केंद्र का विभाजन हुआ, और केंद्र के विभाजन के साथ साथ ही कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, और साथ में ही क्या बन जाती है, सेल वॉल भी बनती है। अर्थात केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता है। यानी इसके साथ केंद्र विभाजन के साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहेंगे अपन, कोशिकीय भ्रूणपोष। मतलब केंद्रक विभाजन के साथ ही ये कोशिका के स्वरूप में आ जाता है।
किसके साथ में? केंद्रक के विभाजन के साथ ये कोशिका के स्वरूप में आ जाता है। जबकि यहाँ कब आ रहा? बाद में आ रहा, केंद्रकों के विभाजन के बाद में। या केंद्र के विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति भी बन जाती है। इसे कहते हैं कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश। और इस प्रकार का भ्रूणकोश, इस प्रकार का भ्रूणकोश का डायग्राम ये बना हुआ है। इसको देखेंगे बेटे, जैसे ये कोशिका केंद्र का विभाजन हुआ, इसके साथ ही कोशिका भित्ति बन गई, फिर ये विभाजन हुआ, फिर ये विभाजन, तो विभाजन के साथ ही किसका निर्माण होता जाता है बेटे? इसके विभाजन के साथ ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है वो किसमें पाया जाता है? गेमोपेटेलिकुल के पादपों में पाया जाता है। कौन से पादपों में? गेमोपेटेलिकुल के पादपों में पाया जाता है। ठीक है बेटे, तो ये किसका हो गया? कोशिकीय प्रकार का भ्रूणकोश। ये कौन सा है? केंद्र की भ्रूणकोश। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको बहुत, वही चीज मोस्ट यहाँ पर भी आपको याद रखनी है। कौन सी चीज याद रखनी है? स्टार लगा के याद रखनी है। यहाँ पर बेटे बहुत ही मोस्ट है। अब यहाँ पर क्या है? नारियल के पानी तो किसका उदाहरण हो गया? नारियल का पानी तो केंद्र के भ्रूणकोश का उदाहरण हो गया। लेकिन जो नारियल की गिर्री होती है, जो नारियल की गिर्री होती है, वो किस प्रकार के भ्रूणकोश का उदाहरण है? कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। ये बहुत मोस्ट है बेटे। ये तो कौन सा, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, पानी तो किसका? नारियल का पानी तो किसका? केंद्रीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। और गिर्री वो किसका है? कोशिकीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूज वाले आते हैं और वो डाउट में आपको क्या करते हैं? सस्पेंस में डालते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखें। क्या कंसेप्ट क्लियर रखोगे बेटे? पानी कहाँ होता है? कहाँ पाया जाएगा पानी? खाली जगह में पानी पाया जाता है। पानी कहाँ पर पाया जाता है बेटे? खाली जगह में पानी पाया